हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं केपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगहो पर स्वागत करता हूं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा समान वोल्टेज असमान हो जाएगा दोस्तों। वही अगर क्वेश्चन पूछता कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाता वोल्टेज समान और धारा असमान हो जाता। दोनों अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो उसका जो फाइनल रेजिस्टेंट होता है, जो फाइनल रेजिस्टेंट का वैल्यू होता है वो सिंपल में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है। वही अगर प्रतिरोधों को समानांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। तो अगर प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो फाइनल रेजिस्टेंट का वैल्यू होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? अनुचुंबकीय पदार्थ इंग्लिश भी याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, बल्कि ये डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय बोला जाता है इसको। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, ये सभी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। एक और बच गया है, उसको लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, फेनिको, यानी कि फेरस, निकेल और कोबाल्ट। सॉरी दोस्तों, एक बार अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं। फेनिको ट्रिक क्या है? फेनिको है FE, फेनिकोसियो, यानी फेरस, निकेल और कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी ताप का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकत्व से। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि क्यूरी का संबंध किससे है तो इसका आंसर हो जाता रेडियो सक्रियता से, यानी ऑप्शन ए हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो चुंबकत्व से हो जाता है। क्यूरी ताप क्या होता है? तो वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसी को क्यूरी ताप बोला जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस पर निर्भर करता है? फैराडे का जो नियम है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कुंडली में फेरों की संख्या पर, फ्लक्स में परिवर्तन पर और टाइम पर। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा तो बन जाएगा। जो फैराडे के नियम के अनुसार जो ईएमएफ का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स का वैल्यू होता है वो होता है N
dϕ/dt। यहाँ पर जो n है कुंडली में फेरों की संख्या है, d है फ्लक्स में परिवर्तन, और t से टाइम पता ही चल रहा है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने वाला यंत्र आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि आमीटर से जितना कम प्रतिरोध हो सके उतना ही अच्छा हम लोग धारा को माप सकेंगे। तो इसीलिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध को कम करने के लिए। इसीलिए एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन बता ही देते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि धारा वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर को मतलब कि विद्युत श्रेणी के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसका आंसर हो जाता है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना प्रतिरोध ज़्यादा करना होता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना होना चाहिए दोस्तों? अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की धारिता कितनी होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अगर यही क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के विभव की मात्रा कितना होता है, तो उसका आंसर 0 होता है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत। पृथ्वी की विभव कितना होता है? तो उसका आंसर 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से किसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। देखिए इसका मतलब एक लाइन से होता है। जैसे फर्स्ट में आएगा गामा किरण, उसके बाद में हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं, नोट करना होगा तो कर लीजिए दोस्तों। फर्स्ट में आता है गामा किरण, उसके बाद में एक्स किरण, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट किरण, फिर दृश्य किरण, फिर इंफ्रारेड जिसको अवरक्त किरण बोला जाता है, फिर लघु तरंग, और लास्ट में सबसे दाएं साइड में दीर्घ तरंग। तो देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता जाता है, लेकिन बाकी ये सब जितना भी बच जाएगा, आवृत्ति, ऊर्जा, भेदन क्षमता, ये सब का वैल्यू क्या होता है? धीरे धीरे घटते जाता है। तो लेफ्ट साइड का जो गामा किरण का वैल्यू, एक्स किरण का वैल्यू, पराबैंगनी किरण का वैल्यू जो होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है तो ये सब का एनर्जी ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर पीरियड जो लिखे होंगे उसमें देखिएगा तो एक्स किरण उसमें इस सब में सबसे पहले आ जाता है, इसीलिए इसका एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है। आवृत्ति पूछता तो भी ज़्यादा होता, भेदन क्षमता इस सब में पूछेगा तो भी एक्स किरण का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी यानी दूरदर्शन किस मॉड्यूलेशन पर काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम मॉड्यूलेशन पर काम करता है दोस्तों। वही अगर बात करें हम कि जो रेडियो है किस मॉड्यूलेशन पर काम करता है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलेशन पर रेडियो काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
वही अगर पूछता है कि बर्फ़ का कितना होता है यानी आइस का कितना होता है तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम हो जाता है। और ये जो ऑप्शन सी है पॉइंट, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा 0.03 अगर इसको कर लीजिएगा तो ये हो जाता है शीशा का ये विशिष्ट ऊष्मा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोनार का समुद्री जल में गतिशील वस्तु का डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी सोनार का जो हम लोग देखते हैं समुद्री जल में जो नाव वो चलती है उसका क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं उससे, पोजीशन, डायरेक्शन, वेग। तो इसमें दोस्तों हम लोग तीनों ज्ञात कर सकते हैं। ये RS 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए हम लिए हैं। तो यहाँ पर स्थिति, वेग और दिशा तीनों ज्ञात कर सकते हैं सोनार के मदद से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी है जिससे हम लोग को आवाज़ जो है तेज और धीमा का पता चलता है, किस पर निर्भर करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयाम पर निर्भर करता है। वही क्वेश्चन पूछता है कि जो ध्वनि का तारतम्य है, पिच जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। जो ध्वनि का पिच होता है, जो तारतम्य होता है जिसके हेल्प से पता चलता है कि आवाज़ मोटा है या पतला, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो आयाम पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति और दाब दोनों हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैनाल किरण का खोज किसने किया था। कैनाल किरण को एक और नाम बोला जाता है, धन किरण भी बोला जाता है। तो इसकी खोज किसने किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, गोल्डस्टीन ने कैनाल किरण का खोज किया था। एक और प्रोटॉन किरण तो पता ही है, प्रोटॉन का खोज भी गोल्डस्टीन ने ही किए थे। नाम भले ही रदरफोर्ड ने रखा हो। जैसे थॉमसन के बारे में पता होगा आप लोगों को, ये कैनाल किरण का नहीं सॉरी ये कैथोड किरण का खोज किए थे और इलेक्ट्रॉन का भी खोज किए थे। रदरफोर्ड के बारे में पता होगा, नाभि के बारे में एक्सप्लेन किए थे। और डाल्टन जो थे ये फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की केंद्र से ऊंचाई कितनी होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की केंद्र से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है तो उसका करेक्ट आंसर होता है 36,000 किलोमीटर। लेकिन बोला है क्वेश्चन केंद्र से, इसका मतलब कि जो पृथ्वी का जितना रेडियस होता है, पृथ्वी का रेडियस कितना होता है दोस्तों, 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6400 किलोमीटर रेडियस होता है। तो जब 36,000 किलोमीटर में 6400 किलोमीटर रेडियस को ऐड कीजिएगा तो ये 42,400 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन के घनत्व का 16 गुना है तो उनके वेग का रेशियो क्या होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, जो v1/v2 जो होता है वो होता है अंडर रूट
D2/D1 होता है। तो यहाँ पर अब डेंसिटी दिया हुआ है दोनों का रेशियो, तो निकाल लेते हैं। जो डी ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो डी हाइड्रोजन के रेशियो का 1/16 है। तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे तो DO/D जो होता है वो हो जाएगा आपका 16/1 16/1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो V1/V2 का जो रेशियो निकालना है, यानी VO ले लेते हैं यहाँ पर VH, तो यहाँ पर हो जाएगा DH, उल्टा कर देना है, DH/DO। तो यहाँ से आपको हो जाएगा, यानी 1/16 का अंडर रूट कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्षेपण, जिसको डिपोजिशन बोला जाता है। वही क्वेश्चन अगर उल्टा कर देता कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जिसको सब्लिमेशन भी बोला जाता है। ठीक है। संघनन, तो संघनन जो होता है ये ठोस द्रव नहीं, सॉरी दोस्तों, जो संघनन होता है वो आपको गैस से द्रव में हो जाता है। ठीक है। आसवन तो ये प्योर करने का मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सबसे ज़्यादा होती है। एक और क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है? तो विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पर इरेज होता है। एक होता है धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो उसका आंसर हो जाता है अम्लीय प्रवृत्ति के। याद रखिएगा, अधात्विक अ से अ, तो अधात्विक अम्लीय प्रकृति के, और धात्विक ऑक्साइड बच गया तो वो क्षारीय प्रकृति के हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण को बताए। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। Al2O3 Al2O3 है, जिसको एल्यूमिना भी बोला जाता है। एक है H2O, जिसको जल बोला जाता है। ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिना हो गया, H2O हो गया, जिंकाइट ZnO भी होता है, ZnO जिसको जिंकाइट बोला जाता है। ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड है, याद रख लीजिएगा। जिंकाइट ZnO, एल्यूमिना Al2O3, H2O जिसको जल बोला जाता है, ये तीनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हॉर्न सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन है हॉर्न सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज
फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का यूज चुनावी स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का एक और नाम है जिसको बोला जाता है लूनर कास्टिक बोला जाता है। लूनर कास्टिक को रंगीन बोतल में रखा जाता है। अगर खुला में रख दीजिएगा तो प्रकाश पड़ते ही ये अपघटित हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड के बारे में पता होगा आप लोगों को, कृत्रिम वर्षा करवाने में इसका मदद लिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस की महक होती है। ओजोन गैस की जो महक होती है कैसी होती है? सड़ी मछली की तरह इसका गंध होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सड़ा हुआ अंडा की तरह एक कंपाउंड है जिसका नाम है डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। उसका फॉर्मूला है H2S। इसका गंध सड़ी हुई अंडा की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे तरफ से लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्न में से कौन पानी में पूर्णतः अघुलनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए, पूर्णतः अघुलनशील है। इसका मतलब कि ये बेंजीन हो जाता है, एकदम नहीं घुलता है। एकदम बोलता है कि पूर्ण रूप से घुल जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है, तो इसका आंसर अमोनिया होता है। अमोनिया जो गैस है पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस होती है। और क्वेश्चन घुमा देता है थोड़ा, आंशिक घुलनशील है। निम्न में से, क्वेश्चन यही है, निम्न में से कौन पानी में आंशिक घुलनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ईथर। ईथर जो है बहुत कम घुलता है। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप लोगों का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग।